विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, 2 क्लास ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुका है। आज ये तीसरा क्लास है ना, ये तीसरा क्लास है। आज पढ़ेंगे तीसरा क्लास है। अगले दिन हम आपको क्या पढ़ाए थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। हर क्लास में हम आपको रिवीजन पहले करा देते हैं अगले दिन का। तो अगले दिन हम क्या पढ़ाए थे कि आपको पढ़ाए थे आवेश, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। जब चैप्टर का नाम ही विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो पहले हम इसके बारे में, क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम किसके बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले आपको हमने विद्युत आवेश का परिभाषा बताया, विद्युत आवेश का परिभाषा बताया, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है आपको ये बताया। उसके बाद आपको आवेश का फॉर्मूला क्या, जो है उसका सूत्र क्या होता है वो आपको बताएं, है ना। इतना चीज तो आपको बता ही दिए थे, क्या बताए थे ना इतना चीज। अब चलिए अब इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे आवेश के गुण, आवेश के गुण। कितने गुण है आवेश का, देखते हैं समझते हैं, है ना। पहला याद रखिएगा, पहला होता है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। दूसरा होता है आवेश संरक्षण, अगला होता है तीसरा आवेश का योज्यता, इतना समझने के बाद ही आपको जो है, इतना आप समझ लीजिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। 3 गो आवेश का गुण, हमको 3 गो याद रखना है कि आवेश का 3 गुण होता है। पहला आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, आवेश का योज्यता। 3 गो की याद कीजिएगा, 3 गो की याद रखना है। यही 3 गो आपसे पूछता है। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है ये, इसको आज रखें वीआईपी। और उसके बाद कौन वीआईपी है, ये वीआईपी है, सेकेंड नंबर में ये है। ठीक है, ये याद रहे या ना रहे ये मुकद्दर की बात है। ये दोनों की याद न रखिएगा तो गलत बात है, तब फिर एग्जाम में नंबर छूट जाएगा, है ना। ये दोनों को ज्यादा करके याद रखना तो तीनों का याद है ना, रखना तो तीनों को याद है। कब क्या पूछते कोई नहीं जानता। चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं आवेश के गुण में। पहला उठाते हैं आवेश का क्वांटीकरण, चलिए पहले पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, परिभाषा जानने से पहले ये जान लीजिए कि क्या होता है क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। देखिए, वैसा आवेश वैसा चार्ज, जो कि उसका मान जो है हमेशा पूर्ण होना चाहिए, कभी भी आधा नहीं होना चाहिए, कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। हमेशा कब कैसा होना चाहिए, एकदम पूर्ण संख्या। 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, है ना। ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आगे सुनिए, अब जैसे 1/2 ये क्वांटीकरण संख्या नहीं है, √4 नहीं है ना। उसके बाद अगर √4 को अगर निकाल देंगे बाहर तो 2 होगा, तब तो हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका रहेगा √2/3 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 20.4 नहीं होगा, क्योंकि आवेश का क्वांटीकरण जो होता है ये निश्चित मान होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आगे सुनिए,
चलिए यहां लिखेंगे आवेश का न्यूनतम मान ही क्वांटीकरण कहलाता है। क्वांटीकरण कहलाता है। कहीं दिक्कत? हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि आवेश का न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब पूर्ण मान, आधा नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, न्यूनतम मान ही क्वांटीकरण कहलाता है। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, एग्जाम्पल 5 हो जाएगा, एग्जाम्पल 10 हो जाएगा, एग्जाम्पल 19 हो जाएगा, एग्जाम्पल 20 हो जाएगा, एग्जाम्पल 100 हो जाएगा, एग्जाम्पल n तक जितना नंबर है सारा, है ना। लेकिन पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आपसे अगर पूछेगा कि 2.5 क्या ये क्वांटीकरण संख्या है, बताइए। आपके एग्जाम में देगा कि ऑप्शन में देगा कि इनमें से कौन क्वांटीकरण संख्या है। ऑप्शन में देगा 2.5 √7/3, अगला रहेगा आपका 10। इसमें कौन क्वांटीकरण संख्या है? आप समझ आ रहा है? अब तो समझ आ रहा है कि क्वांटीकरण संख्या क्या होता है, कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। जब भी होगा तो वो पूर्ण संख्या होगा, तो ही आवेश का वो क्वांटीकरण संख्या हम कहेंगे। कहीं दिक्कत इतना समझने में दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, दर्द है तो बताइए। नहीं है किसी पर परेशानी? चलिए परेशानी रहना ही नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे से आगे समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे आवेश का संरक्षण। देखिए सीधी सी मतलब है, जो लिखे हैं उसका मतलब समझ जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं लिखने से ज्यादा पहले समझने पर फोकस होना चाहिए। आप तो खुद भी लिख सकते हैं। देखिए आवेश का संरक्षण मतलब क्या था? बचाव करना होता है। संरक्षण तो आप पढ़ेंगे 10th में पढ़ेंगे, मृदा संरक्षण है ना, मिट्टी का बचाव करना है ना। वन संरक्षण, वन को बचाना है ना। आपदा संरक्षण है ना, आपदा प्रबंधन पढ़े होंगे। नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि आवेश संरक्षण मतलब होता है आवेश का बचाव करना है ना, आवेश का बचाव करना, इसे खत्म होने ना देना, बल्कि आवेश को एकदम संरक्षित करके रखना। आवेश को संरक्षित करके रखना ही क्या कहलाता है? आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है, इनके आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। याद रखना है कि आवेश को बचाना ही क्या कहलाता है? तो संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे भैया? लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? हम कहेंगे लिखने का तरीका वही होना चाहिए जो हम लिखा देंगे वो लिख दीजिएगा, नहीं तो अपना मन से तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाइएगा, क्योंकि छोटा सा परिभाषा होता है, लिख दीजिएगा। सीधा सा लिखिएगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, लिखिएगा आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं? तो स्थानांतरित है ना, दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं।
स्थानांतरित चलिए क्या बोले थे, स्थानांतरित ना, स्थानांतरित, ठीक है, समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है जो लिखे हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि आवेश का संरक्षण मतलब क्या होता है कि आवेश को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं, देखिए ना ही आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम बर्बाद कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम इसे स्थानांतरित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, इस वस्तु से इस वस्तु में आप क्या कर सकते हैं कि आवेश को आप ले जा सकते हैं, आप उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ना ही आवेश को आप नष्ट कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आप क्या कर सकते हैं, तो ले जा सकते हैं। स्थानांतरित मतलब समझिए कि दूसरे वस्तु में ले जा सकते हैं। स्थानांतरित को हटा दीजिए, आपको लग रहा बड़ा कठिन लग रहा है तो शब्द, है ना, तो लिखिए कि ले जा सकते हैं। तो याद सीधी सी मतलब यह है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं, उसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे समझिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे ये एक बॉक्स है और एक बॉक्स है ये, इस बॉक्स में मान लीजिए +4 आवेश है, +4 आवेश है, +3 आवेश है, +2 आवेश है, +1 आवेश है ना, +1 आवेश है या तो -1 आवेश, -1 आवेश है और -1 आवेश है और +5 आवेश है, +5 आवेश है। कई दिक्कत। और इसमें भी हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें भी देखिए क्या होता है, इसमें हम देंगे +8 आवेश, +8 आवेश, +4 आवेश, +4 आवेश, -2 आवेश, +3 आवेश, +4 आवेश, +4 आवेश। अब दोनों को जोड़िए, दोनों में आवेश देखिए अंतर है, दोनों में आवेश अलग अलग है, दोनों में आवेश अलग है। यहाँ पे 8 आवेश है तो यहाँ पे एक 8 आवेश नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन दोनों में अलग है, लेकिन मान उतना ही आएगा। देखिए करके देखिए, जोड़िए 4 3 7, 7 2 9, 9 5 14, चलिए जोड़िए। -2 यहाँ -2 है, गलती हो गई, अच्छा कोई दिक्कत है, कैसे जोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। -2 ठीक है, -2 यहाँ पे गया, -4 वहां पे, -4 यहाँ पे, चलिए जोड़िए। +4 +3 +5 -2 -1, जोड़िए। 5 4 9 और 9 3 कितना हुआ, 12 -1 -1 -, प्लस कितना हुआ, कितना -1 प्लस, फिर यहाँ पे 2 हो गया और 12 से 2 घटाइए, कितना होगा 10 हो गया। अच्छा 1 मिनट चल रहा है, इसको अभी रहने दीजिए, आपको दिमाग से और कंट्रोल हो जाएगा, इसको न्यूमेरिकल में ही हम आपको समझा देंगे, बढ़िया है, ठीक है, इसको न्यूमेरिकल में ही घिस देंगे तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे अगला समझ लीजिए, इतना समझ आ गया ना आपको कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु में हम भेज सकते हैं, बस इतना काम ही हम कर सकते हैं, ना ही आवेश को उत्पन्न करेंगे और ना ही आवेश को हम नष्ट करेंगे। और अगला आपका है आवेश का योजकता। आवेश का योजकता, आवेश का योजकता, आवेश का योजकता। योजकता मतलब होता है कि आवेश को जोड़ना, आवेश को जोड़ना, है ना, बस इतना समझिए कि योजकता मतलब क्या होता है। तो योजकता मतलब होता है कि आवेश को जोड़ना, आवेश को जोड़ना, समझिएगा। किसी निकाय पर कुल आवेश, इसका परिभाषा समझिएगा,
किसी निकाय पर कुल आवेश किसी निकाय पर कुल यहां पर वैद्युत होगा, ठीक है, इसको बेटा लिखते हैं, चलिए कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवों कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग क्या कहलाता है? तो बीजगणितीय योग ही आवेश का अंतर कहलाता है। आवेश का अंतर थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। आवेश का बीजगणितीय योग ही आवेश का योज्यता कहलाता है। कोई बहुत बड़ा चीज हम यहाँ पे नहीं लिखे, सीधा सा मतलब देखिए क्या लिखे, किसी निकाय पर कुल आवेश यानी कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश, किसी भी वस्तुओं पर कुल आवेश, किसी निकाय पर कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवों कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग ही आवेश का योज्यता कहलाता है। जो अभी हम आपको समझा रहे थे, ये क्या था, बॉक्स था, है ना, सही आपको समझाते हैं। किसी निकाय पर कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय पर समझ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स लिया है ना, एक बॉक्स लिया है, यहाँ पे एक वस्तु है, इस वस्तु पर मान लीजिए कि +2 आवेश है, +5 आवेश है, +10 आवेश है, 5 आवेश, 10 आवेश है, 15 आवेश है, +20 आवेश है, +25 आवेश है, 25 है ना, इतना आवेश है। तो देखिए किसी निकाय पर कुल वैद्युत आवेश इतना, इस पर क्या है कि इतना वैद्युत आवेश है, कितना है, तो इतना वैद्युत आवेश है, कितना वैद्युत आवेश है, तो +25 का है, +5 का है, +10 का है, +15 का है, +20 का है, इतना जो है क्या है, तो इतना का वैद्युत आवेश है। उसके विभिन्न कणों पर उपस्थित बीजगणितीय योग ही आवेश का योज्यता कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी निकाय पर उपस्थित कुल वैद्युत आवेश को जोड़ना ही, है ना, को जोड़ देना ही क्या कहलाता है, तो आवेश का योज्यता कहलाता है। अब इसको जोड़ दीजिए, +25 +5 +10 +15 +20 जोड़िए, कितना होगा भैया, 20 20 20 20 40 40 45 45 और 5 50 50 और 50 10 60 60 60 60 60 और 15 60 और 60 10 70 70 5 70 5 75 जोड़िए, 20 20 40 40 45 45 50 50 50 10 60 60 70 70 75, ठीक हो गया। यही आपका क्या है, आंसर। हमारा समझ में यही कहलाता है कि आवेश का योज्यता नियम कहलाता है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर उपस्थित कुल वैद्युत आवेश, उस वस्तु पर उपस्थित कुल वैद्युत आवेश आवेश को जोड़ देना ही क्या कहलाता है, तो बीच में क्या कहलाता है, तो आवेश का योज्यता का नियम कहलाता है। कहीं दिक्कत नहीं है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि किसी निकाय पर कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवों कणों पर उपस्थित आवेशों के इस ये जो आवेश है,
आवेश है, आवेशों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब उसको ऐड कर देना, बीजगणितीय योग ही क्या कहलाता है, आवेश का योज्यता का नियम कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? मतलब इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेगा, दिक्कत है तो बोलना है कि हमारा दिक्कत है ना। चलिए अब हम समझते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, ये आवेश का गुण था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आवेशन की विधियां है। ये क्या है? आवेशन की विधियां। ये क्या था आपका? ये आवेश का गुण है और ये आवेशन की विधियां। कि आवेश को कैसे हम आवेशित कर सकते हैं, कि आवेश को कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। आवेश को हम कैसे जो है, आवेश को जो है किस प्रकार से हम, क्या क्या कारण से हम आवेश को जो है वहां अपना जो है कर सकते हैं। जैसे कहने मतलब आवेशन की विधि, जैसे चालन के द्वारा आवेशन। पहला होता है चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन। दूसरा होता है, दूसरा आपका होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन। और तीसरा आपका होता है, तीसरा आपका होता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। कहीं दिक्कत है इतना करूं मैं? आप समझते हैं। देखिए चालन के द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन के द्वारा आवेशन क्या होता है, चलिए समझते हैं। चलिए चालन के द्वारा आवेशन क्या होता है, जैसे यहां पे समझते हैं चालन के द्वारा आवेशन। यहां समझ लें, क्या दिक्कत? यहां जब यहां पे जगह खाली तो यहां पे हम समझा देते हैं। देखिए चालन के द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक है, मान लिया जाए कि इसमें आवेश है, इसमें आवेश है। अब इसमें आवेश कैसे जाएगा? मान लिया जाए कि आपके पास एक बैटरी है, मान लिया जाए कि ये जो है आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, मान लिया जाए कि ये दो प्रकार की बैटरी हमारे पास है। ध्यान दीजिएगा, बस समझाने के लिए हमारे पास यही है तो यही से समझा देते हैं आपको। ये दो प्रकार के बात बता, मान लिया जाए कि ये दो प्रकार के हमारे पास क्या है, बैटरी है। ये जो है बैटरी जो आपको दिख रहा है, मान लिया जाए कि इसमें क्या है कि चार्ज है, इसमें ये जो है चार्ज है ना, पूरा ना कहता कि बैटरी मेरा चार्ज हो गया, यानी कि ये बैटरी आपका चार्ज है, ये बैटरी आपका चार्ज है। लेकिन ये बैटरी जो है, ये जो बैटरी आपका ये चार्ज नहीं है, ये बैटरी चार्ज नहीं है। ध्यान से समझिएगा, एकदम एक्टिविटी आपको करके दिखना है, हर चीजों को एक्सपेरिमेंट करके देखना है। इसमें इस बैटरी में ये बैटरी आपका चार्ज है, ये बैटरी आपका चार्ज है, लेकिन ये बैटरी आपका चार्ज नहीं है, ये बैटरी आपका चार्ज नहीं है। तो किसी इसको चार्ज कीजिएगा, तो आप एक दिमाग लगाइएगा कि इसमें एक तार जोड़िएगा, इसमें भी एक तार जोड़िएगा, इस दोनों में तार जोड़िएगा और इस दोनों तार को इस तार में जोड़ दीजिएगा, है? तो इसका आवेश क्या होगा, इसका आवेश इसमें चला जाएगा, इसका आवेश इसमें चला जाएगा, तो ये भी बैटरी चार्ज हो जाएगा, ये भी बैटरी चार्ज हो जाएगा। यही तो कर सकते हैं, और कोई उपाय तो नहीं है। इस बैटरी का चार्ज इस बैटरी में लाने के लिए आप क्या किए थे, तो तार आपको जोड़ना पड़ा, आपको जो है एक तार को जोड़ना पड़ा, जो कि तार चालक होना चाहिए। चालक मतलब जिससे आवेश प्रवाहित हो सके, वैसा चालक तार को आपने जोड़ा और इस बैटरी का आवेश इस बैटरी में लाने के लिए आपको तार को जोड़ना पड़ा, तो ही आवेश आया। वही इसी को कहते हैं चालन के द्वारा आवेशन। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। आप समझने में कहीं दिक्कत हुई? कितना जल्दी समझा दी, समझ गई, आ गया आपको समझ में? चलिए यही है समझाने का तरीका कि तुरंत समझ आ जाए।
तो क्या करेंगे, इस दोनों के बीच क्या करेंगे, एक तार को जोड़ेंगे, इस दोनों के बीच में क्या करेंगे, देखिए तार को जोड़ेंगे, और जब इसमें तार जोड़ेंगे तब इसमें आवेश उत्पन्न, तब इसमें क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और प्लस चार्ज तो बाहर चला जाएगा, है ना। बाहर प्लस चार्ज नहीं किया है, प्लस चार्ज अपने जगह पर है, प्लस चार्ज अपना जगह पर ही है, क्योंकि हम आपको बताते बार बार आ रहे हैं कि प्लस चार्ज धनात्मक चार्ज कभी भी गति नहीं करता है ना। इसलिए तो ये इसलिए यहाँ से धनात्मक आवेश निकला, धनात्मक आवेश जो है यहाँ आ गया, और ऋणात्मक आवेश जो है अपने जगह पर छूट गया, है ना। इसको अंदर आने नहीं दिया गया, क्योंकि धनात्मक आवेश कभी भी गति नहीं करता है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि मान लीजिए कि इस पर हम जो है Q1 इसको Q मतलब क्या था, Q से किसको दर्शाता है, आवेश को, याद रखना, Q को आवेश से दर्शाते हैं, आवेश को Q से दर्शाते नहीं दर्शाते, कल ही तो बता रहे थे ना आपको, Q बराबर L फॉर्मूला जो बताए थे, Q किसको दर्शाया जाता है, आवेश को, तो Q बराबर Q, इसको Q1 आवेश मानते हैं, इसको Q2 आवेश मानते हैं। मान लीजिए Q1 इसमें इस आवेश में, इसमें आवेश कितना है, मान लीजिए कि 15 माइक्रोकूलम, 15 MUCA, कितना MU 15 MUCA ना, मतलब MUC मतलब होता है कि माइक्रोकूलम, है ना, MUC मतलब माइक्रोकूलम, प्लस 5, इसमें मानते हैं कि प्लस 5 माइक्रोकूलम, प्लस 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम क्या होता है, इसका मान होता है 10 टू द पावर -6, इसका मान कितना होता है 10 टू द पावर -6। ये आप पढ़े होंगे मिली माइक्रो नैनोपी को पढ़े होंगे, क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम भी यहाँ पढ़ा देंगे आपको, टेंशन ना लीजिए, है ना, टेंशन ना लीजिए। चलिए आप समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस 15 आवेश है, यहाँ पर प्लस 5 आवेश है, तो नया आवेश क्या बनेगा बताइए, नया आवेश क्या बनेगा, नया आवेश क्या बनेगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 15 प्लस 5 बटे 2 कर दीजिए, 15 प्लस 5 कितना होगा 20 भागा 2, तो नया आवेश कितना आएगा 10। जो दूसरा बैटरी पर आवेश आएगा वो कितना आएगा 10, है ना, तो नया आवेश कितना निकलेगा 10 निकलेगा, ठीक है। हाँ, बटे में हमेशा 2 हराना, ये डिवाइड कीजिएगा तब ने सही मान जो है वो निकल जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मान जो है वो सही वाला नहीं निकलेगा, क्योंकि डिवाइड करने के बाद ही आपका सही मान निकलेगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद नहीं पता चलेगा, आधा भाग बटेगा ना, डिवाइड करने के बाद ही तो भाग बटेगा, इसलिए दोस्त हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि जो एक्चुअल मान जो है वह निकल जाए, एक्चुअल मान निकल पाए। कहीं दिक्कत है इसमें, चलिए और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो है इसका आप क्या कीजिए, एक जो है इसका स्क्रीनशॉट मतलब फोटो लीजिए, है ना, एक फोटो लीजिए आप पहले, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या देखते हैं, चलिए नोट पर लिखते हैं, नोट करके यहाँ पर लिखेंगे कि धन आवेश का जो प्रवाह होता है, धन आवेश का प्रवाह हमेशा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है,
इसको याद ही आपको रखना है कि जो आपका धनावेश जो होता है उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो गति होता है, वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी हाई मान से लेकर लो मान की ओर, है ना, हाई से लो। ठीक है, तो आपका जो धन आवेश होता है उसका गति कैसा होता है, उसका गति जो है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसको याद आपको रखना ही रखना है। अगर याद नहीं रखिएगा तो फिर फेरान चला जाएगा। उसमें लिखने उच्च विभव, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव, गलती नहीं दी, धन आवेश का प्रवाह जो उच्च विभव से हमेशा उच्च विभव, इसको मिटा देते हैं। धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से हमेशा, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से हमेशा निम्न विभव, उच्च विभव से हमेशा निम्न विभव की ओर होता है। कहीं दिक्कत याद रखिएगा, धन आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हो। थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जैसे दूसरा क्या है आपका, प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन।